नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फ्रैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ का आज फाइनल डिसीजन जानेंगे। आखिर इसमें अप्लाई करना है कि नहीं, मैं अपना पर्सनल व्यू भी बताऊंगा कि मैं अप्लाई कर रहा हूं कि नहीं, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। शेड्यूल वगैरह मैंने पहले ही बता रखा है। यहाँ पे हम सीधा देखते हैं कंपनी के आईपीओ का साइज क्या है। तो 2833 करोड़ का आईपीओ है, ठीक ठाक साइज का आईपीओ है, जिसमें से फ्रेश 1023 करोड़ का है और ओएफएस 1810। ओएफएस ज्यादा है, फ्रेश कम, तो ये निगेटिव पॉइंट है। फ्रेश ज्यादा होना चाहिए, बेहतर रहता है, क्योंकि फ्रेश जब होता है तो कंपनी के ऊपर यूज होता है। अब सीधा हम आइए चर्चा करते हैं कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है कि नहीं। अब फंडामेंटल स्ट्रांग चेक करने के लिए तीन चार चीजें देखना पड़ता है। कंपनी का सेक्टर क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या है, मतलब फाइनेंशियल ग्रोथ है भी कि नहीं है, और उसके बाद में पीयर कंपेरिजन क्या है। सारी चीजें देखने के बाद ही डिसाइड हो पाता है कि फंडामेंटल स्ट्रांग है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखें कंपनी करती क्या है। तो कंपनी ग्लोबल एंटरप्राइज एआई कंपनी है। कौन सी कंपनी है? ग्लोबल एंटरप्राइज एआई कंपनी है और एनालिटिक्स कंपनी है। क्या करती है? कॉर्पोरेट्स के जो डेटा होते हैं, ठीक है, डेटा होते हैं, उसको एनालाइज करती है और उससे स्मार्ट बिजनेस डिसीजन क्या हो सकता है उसको बनाने में हेल्प करती है। जैसे कंपनी के पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, अब उससे उनको एक डिसीजन लेना होता है। वैसे में किसी जो है पर्सन को हायर किया जाए या ग्रुप ऑफ मेंबर्स को हायर किया जाए तो उसमें बड़ा टाइम लगेगा। वही ये कंपनी, यही कंपनी की जरूरत पड़ती है। फ्रैक्टल कंपनी जो है ये दूसरे कंपनियों के डेटा लेती है, जो भी कंपनी से काम करना चाहती है उनका ये डेटा लेती हैं, उसको एनालाइज करती हैं और उनके जो भी डिसीजन होता है उनमें हेल्प करती हैं। बाकी सिंपल एआई कंपनी है, इतना आप समझ सकते हो, और ठीक ठाक कंपनी है। इस कंपनी में ग्रोथ है, इस सेक्टर में ग्रोथ है भाई। कंपनी का सेक्टर अच्छा है, इसके क्लाइंट भी अच्छे हैं। कौन कौन से क्लाइंट हैं यहाँ पे देखोगे, सिटी बैंक है, नेस्ले है, कॉस्टको, ये सब बड़े बड़े इसके क्लाइंट भी इसके पास हैं। तो सेक्टर भी ठीक है, कंपनी का सेक्टर है और इस सेक्टर में आने वाले समय ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। और फाइनेंशियल देखते हैं तो यहाँ पे फाइनेंशियल आप देखोगे, यहाँ पे 23 24 25 पूरा आप पढ़ सकते हो, बट हम यहाँ पे 24 से 25 का देखेंगे। तो यहाँ पे आप रेवेन्यू देखोगे 2241 करोड़ से कितना हो गया, 2816 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, करीब रेवेन्यू 25% के अराउंड से बढ़ा है। वहीं हम बात करें इबिडा की तो 97 करोड़ से 398 करोड़ हो गया। इबिडा 309% से इनकी जो है प्रॉफिट बहुत तगड़ा बढ़ा है। प्रॉफिट में भाई मतलब निगेटिव में था, लॉस में थी 2024 में, बट 25 में 220 करोड़ का प्रॉफिट किया है। नेटवर्थ की बात करें, नेटवर्थ यहाँ पे बढ़ा है भाई। टोटल बोरो की बात करें तो बोरो आई थिंक मैनेज करने लायक बोरो है, इस उस लेवल का बोरो नहीं है कि हमें दिक्कत हो। सब कुछ भाई सही है, शानदार सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फंडामेंटल की बात करें, मतलब इस फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल बढ़िया है, फाइनेंशियल गुड है दोस्त। बाकी ईपीएस की बात करें 13 का है। पी की बात करें तो पी 65 और 109, मतलब पी हायर प्राइस पे आईपीओ ला रहे हैं। अब जनरली देखो ये एआई कंपनियां हो गई या टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड जो भी कंपनियां हैं वो हायर प्राइस पे ही ट्रेड करती हैं, उनका पी हमेशा ज्यादा होता है। बट शुरुआती फेज में ही आईपीओ लाते वक्त ही जब पी बहुत ज्यादा हो जाता है तो दिक्कत होता है। यहाँ पे पी ज्यादा है, पी और कम हो सकता है। बट इंडियन मार्केट का तो यही मुझे प्रॉब्लम लगता है कि जो भी कंपनियां आती हैं वो अपने हायर प्राइस पे आईपीओ ले आती हैं, उसके बाद लिस्ट होने के बाद कुछ दिन ऊपर रहती हैं, उसके बाद गिरना शुरू होती हैं। ऐसे मोस्टली आप कंपनी देखोगे 90 to 95% कंपनियां लिस्टिंग के बाद जो है वो गिरावट करती ही करती हैं। रीजन वही है कि पी इतना हायर प्राइस पे लाओगे तो दिक्कत रहता ही है। बाकी ठीक है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनी है तो पी इतना हम लोग मैनेज कर सकते हैं, बट कम होना चाहिए भाई। अब इसका निगेटिव इफेक्ट तो जाएगा ही, कम होना चाहिए, ज्यादा बेहतर रहता। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें 16% का प्रमोटर होल्डिंग आईपीओ के बाद रह जाएगा, जो कि आई थिंक निगेटिव पॉइंट है। कम से कम इसका 40-45% तो होना ही चाहिए था यार, क्योंकि ये कोई बैंक वाली कंपनी नहीं है कि इसके ऊपर सरकार का या गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एप्लीकेबल हैं, किसी भी इंसान की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। यही टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनी है तो इसमें प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा होनी चाहिए थी। बाकी चलो ठीक है। रिटर्न ऑन नेटवर्क 12.6% का है, ठीक है। रिपेड मार्जिन की बात करें 10% प्लस होता तो बेहतर रहता। बाकी चलो ठीक है। इबिडा मार्जिन भी ठीक ठाक है, प्राइस टू वैल्यू भी सही ही है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो भाई अपने ऊपर कंपनी खर्चा करेगी। लैपटॉप परचेज करने के लिए 57 करोड़ करेगी। फ्रैक्टल ईवीएस से जो डेट रिपेमेंट है 264 करोड़ वहां पे वर्क करेगी। न्यू ऑफिस के लिए इंडिया में कुछ ऑफिस वगैरह उसको ओपन करना है तो 121 सीआर यहाँ पे जो है खर्चा होने वाला है। ऐसे भाई कंपनी अपने ऊपर जो है खर्चा करने वाली, मार्केटिंग पे भी खर्चा करेगी, यानी कंपनी अपने ग्रोथ पे फोकस कर रही है तो अच्छी बात है। पीयर कंपेरिजन की बात करें, यहाँ पे कोई पीयर नहीं है तो आई थिंक जो है इसके पास ये जो है बेस्ट ऑप्शन है, यानी इसको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कोई पीयर लिस्टेड पीयर नहीं है, पहली ही कंपनी लिस्ट होने जा रही है इस सेक्टर वाली, तो इसको बेनिफिट जरूर मिलेगा। अब पेयर कंपेरिजन नहीं है तो हमको पी वगैरह रिटर्न ऑन नेटवर्थ उस लेवल का हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आईपीओ प्राइस की बात करें तो मैंने पहले ही बता दिया, फेयर तो नहीं है भाई। आईपीओ प्राइस और कम हो सकता था, पी और कम कर सकते थे, बट इन्होंने नहीं किया। और एंकर बुक की रेटिंग देख लेते हैं। तो एंकर बुक की रेटिंग की बात करें तो 8.5 की एंकर बुक की रेटिंग है। अब एंकर बुक का रेटिंग 8.5 ही क्यों आया उसका मैंने डिटेल रिव्यू कर दिया है, उसको आप देख सकते हो। बाकी अब इतना समझो 8.5 रेटिंग क्या माना जाए। 8.5 की रेटिंग को मैं जो है गुड मानता हूँ, गुड रेटिंग मानी जाती है। 8.5 को गुड मानी जाती है। 9 या 9 से प्लस की जो रेटिंग होती है वो स्ट्रांग होती है। 9.5 से प्लस की रेटिंग एक्स्ट्रा स्ट्रांग होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेटिंग होती है, मतलब बहुत ही शानदार।
तो ये 8.5 है, तो ये गुड रेटिंग है भाई, गुड है, मतलब गुड है। इसमें थोड़ा सा रिस्क रहेगा, अपने रिस्क के ऊपर सब कुछ करिएगा। फंडामेंटल की बात करें, स्ट्रॉन्ग है क्या कुछ, तो फंडामेंटल गुड है भाई, फंडामेंटल इसका एवरेज टू गुड ऐसे मान सकते हो, गुड है, अकॉर्डिंग टू मी गुड है। अब रीजन क्या है कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग ना होने का रीजन इसके पास है पी वगैरह और सस्टेन कर सकते थे कर, और प्रमोटर होल्डिंग डाउन है, इन सारी चीजों को देखते हुए इसका फंडामेंटल गुड ही है। वो सारी चीजें दुरुस्त होती सही होती आने वाले दिनों में सही हो सकती हैं, बट अभी के अकॉर्डिंग तो उतना सही नहीं लग रहा है। वो सारी चीजें सही होती है तो उसका फंडामेंटल कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग रहता। जीएमपी की बात करें, जीएमपी इसका क्रैश हो चुका है, ₹7 जीएमपी है, 0.8% का जीएमपी चल रहा है भाई, जीएमपी बहुत ही डाउन। अब बात करते हैं आखिर इसमें अप्लाई करना है क्या कुछ करना है, तो देखो मैं अपना पर्सनल व्यू दे रहा हूँ कि मुझे क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना व्यू बना लेना। तो देखो मैं पर्सनली इस कंपनी में अभी ना अप्लाई करूंगा, मतलब ना लिस्टिंग गेन के लिए ना लॉन्ग टर्म के लिए, कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। लिस्टिंग गेन के लिए मैं इसमें अप्लाई करने वाला था, बट जीएमपी एकदम क्रेश हो गए। इसका जीएमपी 5-7% भी होता तब भी मैं रिस्क लेके लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करता, बट अभी इस केस में जीएमपी 0.8% है, करीब 1% कह रहा हूँ, तो ऐसे केस में मुझे अप्लाई करने कोई मतलब नहीं बनता है लिस्टिंग गेन के लिए, ठीक है। बाकी दूसरा ऑप्शन ये है कि यदि आपको रिस्क लेके इसमें अप्लाई करना है तो आप लिस्टिंग गेन के लिए एज वेल एज लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। लिस्टिंग गेन के लिए थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी दिख रही है कि थोड़ा बहुत लिस्टिंग वगैरह मिल सकता है, क्योंकि एआई बेस्ड कंपनी है तो इसमें ऑर्डर आने की संभावनाएं थोड़ी ज्यादा है, ठीक है, बट वो बहुत ही रिस्की है, तो सोच समझ के लेना। मैं तो कहूंगा जिनको सेफ साइड चलना है भाई, सेफ साइड चलना है, लॉस वगैरह नहीं देखना है, तो हाथ जोड़ता हूँ कि भाई मत ही अप्लाई करना, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आपकी मर्जी, जो भी करना अपने रिस्क पे करना। लॉन्ग टर्म के लिए अभी कोई व्यू नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए अभी भाई इसमें कोई व्यू ही नहीं है, क्योंकि इसका पी वगैरह सही नहीं है। लिस्टिंग के बाद थोड़ा बहुत करेक्शन करता है, सब कुछ होता है, तो इसमें हम लोग जो है लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे ये। और मैं सबसे बढ़िया जानता हूँ, कोई भी आईपीओ कम से कम 6 महीने ट्रेड कर ले, उसके बाद ही लॉन्ग टर्म के लिए उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, डायरेक्ट ऐसे कूदना नहीं चाहिए। इसमें मेरा फाइनल पर्सनल व्यू यही है कि मैं इसमें अप्लाई नहीं करूंगा, ना लिस्टिंग के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। इस आईपीओ को मैं स्किप कर रहा हूँ। फिलहाल आप क्या करने वाले हैं कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल आज की वीडियो इसी पे समाप्त करते हैं। ऐसी शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।